नमस्कार, मैं सोनाली आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम खुला आकाश में। दोस्तों, पोषण हम सब के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है और हेल्दी लाइफ जीने के लिए एक ज़रूरत है। भारत को कुपोषण मुक्त भारत बनाने और साथ ही साथ लोगों को पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों से जागरूक कराने के लिए हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम भी मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपसे साझा करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान उपस्थित हैं जो तमाम जानकारियां साझा करेंगी। हमारे साथ है डॉक्टर शिवानी धर, आप पोषण अधिकारी हैं यूनिसेफ में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मैम, चूँकि हम सभी पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दें। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह और साथ ही साथ कब से ये मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत तो 1975 में अमेरिका से हुई थी। भारत में वो 1983 से मनाया जा रहा है और हर वर्ष सितंबर का पहला सप्ताह जो है उसे पोषण सप्ताह के रूप में बनाकर पोषण के संबंधी जानकारी साझा की जाती है और सभी वर्गों को समझाया जाता है कि पोषण ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। कुछ साल से 2018 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय पोषण अभियान शुरुआत किया, उसके बाद से सितंबर का माह पूरे के पूरे माह को ही पोषण माह के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो इस साल अभी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह भी मनाया जा रहा है, जो पोषण सप्ताह ही आगे एक्सटेंड होकर पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, यानी कि 1983 से लगातार 2018 तक पूरे जो सितंबर था उसे 1 सप्ताह सितंबर का वो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया और अब 2018 के बाद से पोषण संबंधी जानकारियां लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे बढ़ाकर पूरा जो महीना यानी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। मैम, चूँकि एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हर व्यक्ति का स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को जानकारी दें कि एक उचित पोषण आहार क्या होता है। जैसा कि आप कह रही हैं, सही है कि स्वस्थ होने के लिए पोषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हमारी जो सेहत है, हमारा क्या स्वास्थ्य रहता है उस पर उसको प्रभावित करता है। तो एक तरह से सभी लोगों को, ये सिर्फ बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, सभी को अपनी जो एक डाइट है या रोज़ का जो खाद्य पदार्थ है उसको कैसे एक बैलेंस डाइट बनाया जाए वो ध्यान देना चाहिए। यानी कि अलग अलग खाद्य समूह होते हैं। हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स हैं, फिर सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन ए है। ये सभी हमें खाद्य पदार्थों से मिलते हैं और इन्हीं सभी की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। तो एक आइडियल डाइट या बैलेंस डाइट वो है जो इन सभी का सम्मिश्रण उसमें हो। ऐसा नहीं हो कि हम सिर्फ चावल या अनाज ही ज़्यादा खाएं, उसके अंदर कैसे हम प्रोटीन को मिला सकते हैं, दालें अधिक खाएं, हरी सब्जियां पत्तेदार उनको कैसे मिलाएं। तो जो एक बैलेंस डाइट होती है वो एक अच्छा पोषित डाइट है। इसमें ओवरऑल सभी को जो ध्यान देना है वो बहुत ज़्यादा तली चिकनी चीज़ें ना खाएं, तेल मसाला थोड़ा कम खाया जाए और भोजन में विविधता रखें। यानी अगर अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं, यानी अगर सब्जी है या दाल है, फल है, अगर हम लोग मांस मछली खाते हैं तो वो, अंडा, ये सब चीज़ें भी बहुत अच्छा पोषण देती हैं। साथ में मूंगफली है या नट्स हो गए, बीज हैं, इन सभी को कैसे हम अपने भोजन में सम्मिश्रण कर सकते हैं ताकि वो एक तरह से संतुलित आहार हम खा सकें। तो सभी को इस सब का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जाहिर तौर पे हम सभी खाना तो हर रोज़ खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है उसका चयन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं तली भुनी चीज़ें खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ऐसे में जो उचित भोजन है हम सब के लिए, जो एक स्वस्थ भोजन है हम सब के लिए, उसे ग्रहण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, चूँकि हर साल एक थीम के साथ राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो अब राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, वो एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है और थीम चुनने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? हर बार है कभी तो बेसिकली पोषण ऐसा नहीं है कि 1 सप्ताह या 1 माह मनाने से हम केवल उसी सप्ताह या उसी माह में पोषण की बात करेंगे, लेकिन ये मनाने का उद्देश्य ये रहता है कि सभी लोग मिलकर उस समय इस पे अधिक चर्चा करें, बात करें और लोगों में इसके प्रति एक जागरूकता बढ़ाएं या जानकारी बढ़ाएं। तो यही मनाने का उद्देश्य है और इसी के लिए हर बार कुछ एक थीम बनाई जाती है। तो पोषण सप्ताह की जो इस बार वर्ल्ड वाइड एक थीम है वो है सेलिब्रेटिंग द फ्लेवर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी अलग अलग तरह के जो फ्लेवर्स या जो टेस्ट है
है, जो स्वाद है भोजन में भिन्न भिन्न जगह का, उसको कैसे हम अपने भोजन में लाएं और उसको एक उत्सव की तरह उसको सेलिब्रेट करें। तो इसका जो एक कारण है वो ये है कि भोजन में विविधता वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम केवल दूध ही पीते रहेंगे, सब्जी नहीं खाएंगे, तो हम एक चीज़ तो हमें मिल जाएगा लेकिन सभी पदार्थ नहीं आ पाएंगे। साथ में हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन, या जैसे बहुत सारे पहले हम लोग बहुत तरह के अनाज खाया करते थे पुराने समय में, लेकिन अभी धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम कुछ ही सीमित अनाज या चावल या गेहूँ इसी पे सीमित रह गए। तो कैसे वो जो ज्वार है, बाजरा है, जो मिलेट्स हैं, इन सबको अपने भोजन में फिर से हम कैसे लाएं, जो सब्जियां या साग तरह भिन्न भिन्न के, बिहार में तो इतने अधिक तरह के, उनको कैसे अपने भोजन में लाएं। तो ये एक विविधता को कैसे भोजन में शामिल किया जाए ताकि हर खाद्य पदार्थ की अपनी एक यूनिक एक चीज़ होती है, यानी उसमें कुछ तत्व हैं जो उसके अंदर अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो अगर हम अलग अलग समूहों को अपने भोजन में सम्मिश्रित करेंगे तो हमें हर तरह के पोषक तत्व अपने भोजन में मिलेंगे। तो हमें उसके लिए फिर ऊपर से विटामिन या सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी, हमें भोजन से ही सारी चीज़ मिल जाएगी। तो वही पोषण सप्ताह का इस बार का थीम था। जी, मुझे लगता है कि इस बार का जो थीम का चुनाव किया गया, वाकई ये एक बहुत ही अलग से ये थीम है और बहुत ही अच्छा थीम रखा गया है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो एक ही चीज़ लोग खाते हैं, चावल, दाल, सब्जी में वैरायटियाँ ज़रूर होती है, लेकिन हम सबको दुनिया में जितनी भी तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं उन सब का चयन करना, उन सबको खाना ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चले कि कौन से खाद्य पदार्थ से हमें किस तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है। मैम, आपसे ये जानना चाहूँगी कि सरकार द्वारा भी कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, ख़ासकर अगर हम बच्चों की बात करें तो उनको लिए, चूँकि जो टारगेट एक रखा गया है कि 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त भारत बनाया जाए, तो इसके बारे में जानकारी दें कि किस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है और कौन कौन से वो अभियान हैं। सरकार की तरफ से पोषण को बहुत प्राथमिकता पिछले कुछ सालों से हम देखते हैं कि मिली है, और ये मतलब नेशनल लेवल पे भी हो रहा है और बिहार में भी इसके ऊपर राज्य स्तर पे बहुत तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर कार्यक्रम जो चलते हैं, एक तो पोषण अभियान एक पूरा ही कार्यक्रम है जो पोषण को लेके है, और पोषण अभियान में लीड तो जैसे ICDS या सोशल समाज कल्याण विभाग की तरफ से होता है, लेकिन उसमें अलग अलग विभागों का कैसे समन्वय हो, क्योंकि पोषण ऐसा नहीं है कि केवल भोजन से आपका पोषण हो जाएगा। पोषण के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना हमें किस तरह से सूटेबल है, वो एग्रीकल्चर या किसान उगा रहा है, तो क्या वो उगाता है, क्या अवेलेबिलिटी है। अगर घर में हमारे पास एक ही तरह का भोजन है तो कैसी साग सब्जियाँ आएंगी, तो इसके ऊपर ध्यान देने के लिए जैसे पोषण वाटिका या किचन गार्डन्स, ये भी पोषण अभियान के तहत ही इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। स्कूल्स का जो मध्याह्न भोजन है उसको कैसे एनरिच करें ताकि हमारे जो बच्चे बढ़ते हुए हैं उनको स्कूल में जब वो खाना खाने जा रहे हैं तो एक उचित पोषण उन्हें मिले, इसमें किचन गार्डन स्कूल में बनाना एक है। छोटे बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग और अन्नप्राशन दिवस एक कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चलाया जाता है कि 6 महीने के बच्चे 6 से 8 महीने के बच्चे को भोजन की ऊपरी आहार की शुरुआत की जाए, क्योंकि हम बिहार में भी देखते हैं कि केवल 30% बच्चे ही हैं जिनको 6 महीने पे ऊपरी आहार शुरू हो जाता है, नहीं तो बहुत समय तक पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि अभी इसे भोजन अभी नहीं खाएगा बच्चा और उसको नहीं देते। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, अन्नप्राशन दिवस है। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी NRC चलता है जिसके अंदर जो कुपोषित बच्चे जो कुपोषित हो गए उनको लाकर वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो बहुत सारे कार्यक्रम इसमें चल रहे हैं, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का एक मुख्य जो वो रह रहा है फोकस, वो ये है कि केवल एक ही विभाग नहीं, सभी विभाग मिलकर काम करें, क्योंकि बच्चा अगर खाना खाएगा लेकिन जो पानी पी रहा है अगर वो दूषित है तो वो खाना उसे पचेगा नहीं, उसे कृमि हो जाएगा, वो बीमार बार बार पड़ेगा। तो स्वच्छता और साफ सफाई, शुद्ध भोजन, जो अभी हर घर नल का जल एक योजना है, एक तरह से हम सोचेंगे वो कुपोषण दूर करने का एक बहुत बड़ा एक जरिया है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम बात करते हैं कि भोजन के अंदर जो THR या सरकार द्वारा अनाज दिया जा रहा है, अभी उसमें फोर्टिफाइड भोजन चावल भी दिया जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें कुछ चीज़ है वो दी जाती है। फिर हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, जैसे आयरन, फोलिक एसिड की गोली जो गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है, कैल्शियम की गोली दी जाती है, छोटे बच्चों के लिए आयरन है, तो ये सब आप लोगों
को भी, सब जनता को भी इसके बारे में जागरूक होना चाहिए और ये खुद से जाकर आंगनवाड़ी सेंटर से लेके आना चाहिए। बहुत बार देखा जाता है कि मिलती है लेकिन महिलाएं उसे रख देती हैं, खाती नहीं हैं। लेकिन ये समझना है कि ये हमारे अपने लिए आवश्यक है। गर्भावस्था में, जब उसके बाद भी छोटे बच्चों में अनीमिया बहुत बड़ी समस्या है, यानी खून की कमी। तो इन सब को दूर करने के लिए सरकार बहुत कार्यक्रम चला रही है। पब्लिक को भी थोड़ा एक डिमांड बढ़ानी होगी कि जाएं, उसको प्राप्त करें और जहां मिलती है सुविधा उसका लाभ उठाएं। ज़ाहिर तौर पे सरकार के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है हमें भी अपने आप को जागरूक करने की और जो सुविधाएं सरकार द्वारा हमें दी जा रही है उसका लाभ उठाने की। और ख़ास तौर पे अगर हम जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, उनका स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। और ज़ाहिर तौर पर मैम ने आपने बताया कि किस तरह से बच्चों के लिए ख़ास तौर पर अलग से अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि कुपोषण मुक्त भारत का जो सपना है वो पूरी तरह से साकार हो जाए। मैम आपसे जानना चाहूँगी, पोषण 2.0 ये क्या है, इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। पोषण अभियान तो जैसे हम लोगों ने बात की 2018 में लॉन्च हुआ था, तो अभी कुछ सालों के बाद ये नेशनल लेवल पे सोचा गया कि उसमें कुछ बदलाव जाके कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उसमें और जोड़ा जाए। तो उसकी अभी एक रणनीति नई आई है जो पोषण 2.0 है। वो बेसिकली पोषण अभियान का ही एक सेकेंड वर्जन है जिसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो मुख्य रूप से कार्यक्रम तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, लेकिन उसमें ये कोशिश की गई है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं उनको इसमें बीच में जोड़ा जाए। जैसे पंचायती राज है, हमारे यहाँ बिहार में भी हाल में चुनाव हुए थे पिछले ही साल, तो बहुत सारे नए जनप्रतिनिधि जुड़े हैं। तो कैसे उनको इसमें जोड़ा जाए ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में पोषण पंचायत के माध्यम से पब्लिक को इसके बारे में अवेयर करें। कैसे जो हम वाटर सैनिटेशन की बात कर रहे थे, जो PHED डिपार्टमेंट है जो सप्लाई पानी की करें, उनको जोड़ा जाए ताकि साफ स्वच्छता उस अभियान से एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो जिससे बच्चे बीमार कम पड़ें और कुपोषण ना हो। हेल्थ डिपार्टमेंट इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उनका। रूरल डेवलपमेंट जो है जिसके अंदर जीविका हैं, जो SHG ग्रुप्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। जो जीविका दीदी हैं वो कम्युनिटी को मोबिलाइज करती हैं, अपने ग्रुप्स में इस बारे में बात करती हैं। तो ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कैसे जोड़कर हम कुपोषण की पहचान को कैसे बढ़ाएं, यानी स्क्रीनिंग हो, ग्रोथ मॉनिटरिंग हो। ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब हुआ कि हर महीने जितने भी बच्चे उस आंगनवाड़ी के पोषक क्षेत्र में आते हैं उनको आंगनवाड़ी पर लाकर उनका वज़न और लंबाई नापी जाए ताकि पता चले कि बच्चा कुपोषित है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पहले भी कुछ थी, पर इनको कैसे एक इंटीग्रेटेड रूप में एक साथ लाकर और अलग अलग डिपार्टमेंट के समन्वय के साथ किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है अभी। यानी कि आंगनबाड़ी की जो दीदी हैं उन्हें इससे मुख्य तौर पे जोड़ा गया है, जो प्रखंड जाकर लोगों को जानकारी दे सके अभियान से जुड़ी। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे चूँकि आप यूनिसेफ से हैं तो आपकी जो टीम है वो किस तरह से कार्य करती है, क्योंकि अभियान चलाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन अगर हम बात करें लोगों की तो अभी भी बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हुए हैं लोग पोषक तत्वों को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो किस तरह से लोगों को अवेयर करने का कार्य कर रही है आपकी टीम? यूनिसेफ जो है वो अन्य आप संस्थाओं से या देखें तो एक तरह से भिन्न है, क्योंकि UN हम हमेशा सरकार के साथ काम करते हैं। यूनिसेफ का ऐसा नहीं है कि हम अलग से कुछ एक प्रोजेक्ट करेंगे। हमारा जो भी काम है वो सरकार के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ होता है और सरकार के साथ समन्वय करके कैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को और सुदृढ़ किया जा सकता है। जैसे अगर कहीं ट्रेनिंग का गैप है तो हम लोग ट्रेनिंग में हेल्प कर देते हैं, अगर कोई मॉड्यूल बनाना है उसमें हेल्प करते हैं। कई जगह हम फील्ड में जाके गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ ही एक डेमोन्स्ट्रेशन या एक कुछ करके दिखाते हैं। जैसे अभी हाल में हम लोगों ने पूर्णिया में एक अति गंभीर कुपोषण का एक डेमोन्स्ट्रेशन किया, जिसमें वहाँ गांव के बच्चों को जो आंगनवाड़ी से आइडेंटिफाई होते हैं, कैसे आंगनवाड़ी से कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के बाद फिर ANM को बीच में लाकर ANM के द्वारा उन्हें दवाई दी गई। तो ये सब काम सरकारी लोग ही कर रहे हैं और गवर्नमेंट के सिस्टम और उनके प्लेटफॉर्म से VHND दिन का दिवस, जो आरोग्य दिवस होता है, उस दिन ANM आती है, उन बच्चों को की जांच करती है। अगर कोई बच्चा बीमारी से ग्रस्त है तो उसे NRC रेफ़र किया जाता है। जो घर में बच्चे रह गए उन्हें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और फिर हर 15-15 दिन पर उनकी पोषण की जांच होती है। उनकी मदर्स को घर में जाकर कैसे घर के भोजन को और सुसंस्कृत कर सकें, उसकी पोषक क्षमता बढ़ा सकें, इसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये सब करने के बाद हमने बहुत ही अच्छे नतीजे देखे। हम लोगों को दिखा कि जो अति गंभीर कुपोषित बच्चे जिनका मृत्यु का चांस करीब 9% से 11% अधिक होता है, बाकी 9 से 11 गुना अधिक होता है और बच्चों से,
ऐसे बच्चों की सेहत में 16 सप्ताह या 4 महीने जब ये प्रोसेस हुआ तो बहुत सुधार आया। उसमें से करीब 70% बच्चे अपने स्तर से ऊपरी स्तर पर आए। करीब 35% तो नॉर्मल हो गए और करीब 40% के करीब बच्चे थे जो जिनका सेहत में सुधार होकर वो अति गंभीर से मॉडरेट में आए हैं। तो ये अभी सरकार के साथ हमारा भी काम चल रहा है कि इसको कैसे 3800 ज़िलों में किया जाए। तो अभी 5 और ज़िलों के लिए हमको एक अप्रूवल मिला है और गवर्नमेंट के साथ ही कर रहे हैं और आगे भी इसको ले जाने की बात यानी हम कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे थे अब कहीं ना कहीं उसमें कमी आंकड़ों में देखी जा रही है। आप साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी मैम कि जो बच्चे हैं उनके प्रति जो घर की महिलाएं हैं, जो माँ हैं, वो जाहिर तौर पे जागरूक है, वो चाहती है कि बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य को भूल जाती हैं। घर परिवार को उचित पोषण आहार जो होता है वो खिला देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अगर हम सुबह के ब्रेकफास्ट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मिस कर देती हैं वो। तो इन सब के बीच एक महिला का स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है और उनका खान पान क्या होना चाहिए, खासकर अगर हम गर्भवती महिला की बात करें तो? जो आपने बात बोली बहुत ही सही और सटीक है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में ही होता है, ये हम शहरों में भी हर जगह देखते हैं कि हमारा जो समाज है वहाँ पे महिलाओं की या बच्चियों की का जो एक स्तर है वो कहीं ना कहीं पुरुष से या बच्चे से नीचा है, जो एक वैल्यू है वो कहीं कम है। और जितना भी हम इसको झुठला लें ये सत्य है कि जितनी खुशी एक लड़के के जन्म पे होती है उतनी वो बच्ची के जन्म पे आमतौर पे नहीं देखी जाती है। यही चीज़ बड़े होते होते अब आ जाती है, और ख़ासकर जब उसकी शादी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी रूरल में आप देखिएगा बहुत छोटी उम्र में शादियाँ लड़की की हो जाती है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाइल्ड मैरिज के खिलाफ कैंपेन है और हर तरफ इसके लिए प्रचार भी किया जा रहा है। कमी आई है, लेकिन फिर भी बहुत लड़कियाँ हैं जो छोटी उम्र में उनका विवाह हो जाता है और फिर शादी के तुरंत बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो वहाँ पर जब वो ससुराल में रह रही है और वो गर्भवती भी है तो उसकी सेहत क्या का ध्यान रखना बड़ा ही दिक्कत की बात है। हम गर्भवती के जैसे आहार की आप बात कर रही हैं तो गर्भवती को एक बहुत ही अच्छा पोषित आहार लेना होता है। उसको 3 तो मुख्य जो भोजन ले रहे हैं उसके अलावा अलग से स्नैक्स लेने हैं, दिन में 2 घंटे उसे आराम करने की आवश्यकता है, और उसके भोजन में पूर्ण रूप से विविधता होनी चाहिए। यानी अगर आप मांस मछली खा रहे हैं तो वो भी उसे खाने को देना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां हो, दाल हो, चावल हो, मिल्क प्रोडक्ट्स यानी दूध या पनीर, जितना जो भी आप अफोर्ड कर सकते हो उस तरह की चीज़ें, यानी अलग अलग फूड ग्रुप्स उसके हों। पर जो आप बोल रही वही बात है कि हमारे यहाँ बहुत बार लड़कियां या जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट है या गर्भावस्था में है, तब भी जब तक घर के लोग खाने ही लेंगे तब तक वो खाना नहीं खाएगी। अगर कहीं भी हम अपने से भी सोचें कि अगर सुबह उठ के वो सबसे पहले खाना बैठ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में परिवारजनों का बहुत बड़ा रोल है कि वो कैसे इस बात को समझें, उसके हस्बैंड या उसके जो सास ससुर हैं, जो परिवार में अन्य लोग हैं, कि अभी ये गर्भावस्था में है, अभी इसका और इसके बच्चे दोनों का पोषण बहुत ज़रूरी है। जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका भी और माँ का अपना भी। तो उसको समय समय पर भोजन वो खाए, कोई और खाए या ना खाए, उसे खाने को दिया जाए, उसे बोला जाए। उसे अगर आयरन या कैल्शियम की गोली मिल रही है तो उसे बोला जाए कि वो उन्हें खाए, उन्हें रखे नहीं। कोई भी समस्या हो तो उसको परिवार सहयोग करे, उसे आराम का समय दिया जाए। और ये बच्चा होने के बाद भी जी, सिर्फ गर्भावस्था में नहीं, जब प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग भी है, जब छोटा बच्चा है तो माँ के ऊपर बहुत तरह का बोझ रहता है। बच्चा भी सो रहा है, रात भर उठ रहा है, माँ उसके साथ लगी हुई है, घर का काम भी उसे करना है, दूध भी पिलाना है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि माँ फिर दूध पिलाना छूट जाता है, क्योंकि जब वो घर के काम में है और बच्चा किसी और के पास है तो फिर बच्चा तुरंत ऊपर का दूध पीने लगता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि उस महिला को सारा परिवार मिलकर वो सहयोग करे, ताकि उसका अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और जो बच्चा है वो भी स्वस्थ रहे। ये मैम ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि अमूमन हम देखते हैं कि महिलाएं लापरवाही कर देती हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। खान पान जो उनका होता है, ख़ास तौर पे गर्भावस्था के दौरान तो वो फिर भी खा लेती है, लेकिन गर्भावस्था के बाद यानी जब बच्चा जन्म होता है उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाती है। लेकिन ये लापरवाही ना हो, इस बात के लिए ध्यान उनके पूरे परिवार को रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक परिवार का साथ नहीं होगा तब तक वो महिला खुद से अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाती है। जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है उनके ऊपर, बच्चे की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, तो इन सब के बीच कहीं ना कहीं वो अपने स्वास्थ्य को भूल जाती है। तो जाहिर तौर पे परिवार का साथ
हर समय ज़रूरी होता है। मैम, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम जब बात कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर तौर पे जो बच्चे के जन्म के 6 महीने तक जो माँ होती है वो स्तनपान बच्चे को कराती है, लेकिन 6 महीने के बाद बच्चे को क्या देना है ये समझ नहीं आता है। कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा अभी कुछ दिन और हम दूध पिलाते हैं, अमूमन समझ में नहीं आता है कि बच्चे को किस फॉर्म में क्या चीज़ दें। तो थोड़ा उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को आप दें। जो बोल रही हैं, जैसे बिहार का ही हम आंकड़ा बताते हैं, तो 6 महीने के बाद 6 से 8 महीने जो भोजन की शुरुआत की जाती है, तो यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे हैं, करीब 30% के करीब ही बच्चे हैं जिनको हम सही समय से ऊपरी आहार की शुरुआत करवा दी जाए। तो ये बड़े ही चिंता का विषय है कि जबकि सभी बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि माँ का दूध तो बच्चा पी रहा है, लेकिन उसके बाद उसे 6 महीने के बाद ऊपरी आहार की ज़रूरत है और वो किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकता। अगर आप उसे गाय का दूध या जानवर का दूध दे दें या कुछ और दे दें, उससे जो आहार है, क्योंकि आहार में जो अनाज है, जो अन्य पोषक तत्व हैं, उन सब की ज़रूरत है और ये ना देने की वजह से बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप डेटा भी देखिएगा तो 6 महीने के बाद से लेकर करीब 1.5 साल तक एकदम तीव्र गति से स्टंटिंग या नाटापन बढ़ता है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये जन्म के बाद से ही बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन जो सबसे तेज़ी से, क्योंकि 6 महीने के बाद जब बच्चा का शरीर बढ़ रहा है, दिमाग का विकास पहले 2 सालों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जब हम उसे सही भोजन या सही पोषण नहीं देते तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है, बच्चे की इंटेलिजेंस पे, यानी बड़ा होकर वो क्या लक्ष्य हासिल करेगा उस सब पे इसका असर पड़ता है और ये बड़ी ही सीरियस चीज़ है। तो इसको कैसे दिया जाए? पहली बात तो 6 महीना होते ही, जहाँ 6 महीने पूरे हुए उसके पहले देने की ज़रूरत नहीं है। पहले केवल और केवल स्तनपान, पानी तक भी नहीं देना। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि स्तनपान तो 2 साल तक कराते रहेंगे, लेकिन 3-4 महीने के बाद ही पानी देना लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि बच्चे को प्यास लग रही है। तो करीब ये भी चीज़ याद रखिए कि 6 महीने तक माँ का दूध सक्षम है बच्चे को पूरी तरह से पालने पोसने के लिए। अगर जुड़वा बच्चा है तब भी माँ 2 बच्चों को भी अच्छे से दूध पिला सकती है। उसे अपनी खुराक का ध्यान रखना है, लेकिन बच्चे को वो दूध पिला सकती है। ऊपर से कुछ भी नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी हम देते हैं उससे इन्फेक्शन होता है। बोतल से दूध तो कतई नहीं पिलाइए, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियाँ बोतल से दूध पीने से जुड़ी रहती हैं। तो एक तो ये चीज़ थी। अब 6 महीने के बाद जब शुरू करें तो क्या दें? तो 6 महीने के बाद से हम दिन में 2 से 3 बार छोटी कटोरी जो 100 ग्राम के करीब है उतना उसको कुछ देना है खाने के लिए, जिसमें आप मसला हुआ खाना, क्योंकि उस समय बच्चा चबा नहीं पाएगा, मसला हुआ खाना होना चाहिए। जैसे आपका चावल हुआ या दाल हुई या कुछ भी आप उसको बना के, अगर फल है तो फल को उबालिए, सेब है सेब को उबाल के उसको मीस के दे सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में खासकर हम देखते हैं कि दाल के पानी को लोग देते हैं, तो ये देना चाहिए? लिक्विड नहीं देना चाहिए। लिक्विड इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे का पेट बहुत छोटा होता है और वो उसको हमें एनर्जी डेंस का मतलब हुआ ऊर्जा का घनत्व, यानी 1-1 ग्राम के अंदर जितनी एनर्जी मिल जाए वो बच्चे के लिए ज़्यादा है। तो बच्चे को, क्योंकि छोटा पेट है, बार बार खाएगा, तुरंत भर जाएगा। अगर हम ज़्यादा पानी वाला भोजन दे दें तो पेट तो तुरंत भर जाएगा, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, ऊर्जा कम रहेगी, तो बच्चा का पेट भरेगा, वो और खाएगा नहीं, लेकिन उसका शरीर उतना पलेगा नहीं। तो इसमें एक चीज़ रहती है कि हम चम्मच को टेढ़ा करके देखें। अगर आपका भोजन गिर जा रहा है आराम से, वैसा नहीं देना। होना चाहिए कि वो थोड़ा गाढ़ा रहे, तो वैसा भोजन। तो अगर आप दाल देते हैं तो दाल का पानी नहीं दीजिए, दाल को अच्छे से गला के मीस के जो एक सेमी सॉलिड बन जाए, मसला हुआ, वैसा भोजन दें। आप सब्जियां दे सकते हैं। अभी जो नई गाइडलाइन सरकार की आई है वो बोल रहे हैं कि नमक और चीनी छोटे बच्चों में दोनों ही चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि उससे भी बहुत तरह की आगे बीमारियां जो बढ़ती हैं, जो अभी एक तो दांतों की वो है, डेंटल इन्फेक्शंस भी हैं, और जो बड़ी उम्र में आजकल इंडिया में बहुत डायबिटीज़ और ये सब बढ़ रहा है। तो बचपन से ही नमक और चीनी को भी कितने साल तक? 2 साल तक चीनी के लिए मना कर रहे हैं, 1 साल तक तो नहीं। तो 1 साल तक सॉल्ट बिल्कुल नहीं देना है। तो हम जैसे हर चीज़ में चीनी डाल के बच्चे को दे रहे हैं, वो नहीं दें। आप ऊर्जा का घनत्व कैसे बढ़ाएंगे? अगर उसको जैसे आलू दे रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच हम लोग चोखा देते हैं, तेल डाल दीजिए। अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो दाल चावल। छोटे बच्चे जब 6 से 8 महीने की बात करें तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप कोई भी भोजन जो है वो मसले हुए फॉर्म में, जैसे दाल है तो उसको एकदम मसल के देते हैं, फल है उसको दे सकते हैं आप, रोटी या चावल है उसको गलाकर उसको बच्चे को दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ उसको दी जा सकती है। दिन में 3 बार देना है, 2 से 3 बार, और उसके बीच में एक आधा स्नैक, जैसे कोई फल हुआ या वो सब चीज़। फिर जैसे जैसे बच्चा और बड़ा होगा, जैसे 9 महीने के बाद बच्चा उठा के खाना शुरू कर देता है, तब उसको जैसे पनीर हुआ, पनीर का टुकड़ा हमने दे दिया, या आलू ही फ्राई करके या उस तरह का कुछ काट के, फल के थोड़े थोड़े टुकड़े जो गले में फंसे नहीं, उस तरह का मुलायम खाना जो अपने हाथ से उठा के खाए।
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, 1 साल से बड़ा होगा, तो उसकी फिर कटोरी का साइज़ आपका बढ़ जाएगा। तो 250 ग्राम की जो कटोरी है वैसे आपको उसको 3 बार देना है। बच्चे को अपने खाने के साथ मिक्स करके नहीं खिलाएं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम अपनी थाली से ही खिला देते हैं तो पता नहीं चलता कि बच्चे ने कितना खाया। उसकी अलग कटोरी, अलग चम्मच, अलग प्लेट रखिए, उसे खुद से खाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। गंदा करता है करने दीजिए, उसकी भोजन में रुचि बनेगी। ज़बरदस्ती करके मत खिलाइए, ठोस कर ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि उससे बच्चे को अरुचि हो जाती है भोजन के लिए। 6 महीने में जब नया कोई भोजन शुरू करें, एक बार में एक भोजन से शुरू करें, क्योंकि बच्चा भी घोट नहीं पाता है। तो अगर हम तुरंत उसको खिलाएंगे तो वो उल्टी कर देता है, और उल्टी करने में माँ को ऐसा लगता है कि ये तो खाता नहीं है। आप माँ से पूछिए कि क्यों नहीं खिला रही है, शायद वो खिलाना भी छोड़ देती है, छोड़ देती है। तो बहुत बार माँ से पूछिए कि आप क्यों नहीं खिलाते, तो बोलती खिलाते हैं तो उल्टी कर देता है। उल्टी से करता है कि अगर हम बड़ा देंगे तो वो घोटना उसे नहीं आता है। तो मसला हुआ खाना थोड़ा थोड़ा और बार बार ट्राई करके 10-15 बार आप ट्राई करेंगे, तब एक खाने का टेस्ट उसको डेवलप होगा। फिर अगले सप्ताह या 2-3 दिन के बाद फिर आप दूसरा भोजन लाइए। इस तरह धीरे धीरे करके बच्चा अच्छे से खाता है। जो लोग खिलाएं और थोड़ा सा मेहनत करना, इसमें फिर वही बात है, माँ के अकेले का बस नहीं है। हम लोग सभी मतलब मैं तो डॉक्टर हूँ, कभी हम पेशेंट पे कभी लगता है कि जी घर के भी जो अन्य सदस्य माँ को दोष देते हैं भी जरूरी है कि बच्चों के खान पान पे थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि अकेले सिर्फ माँ हर चीज का ध्यान नहीं रख सकती है। इसलिए घर के हर परिवार तो ये भी समझना पिता की भी जरूरी है। जिम्मेदारी पिता की जिम्मेदारी है। अगर दादा दादी घर में है, बुआ है, चाचा है, मौसी है, मामा है, जो है, माँ अगर आपको बना के दे रही है, क्योंकि उसके पास इतना काम है कि वो और भी बच्चे हैं, हर 2-2 घंटे पे बच्चे को खिलाना माँ के लिए संभव नहीं है। तो बच्चा सबका है और सारे परिवार को मिलकर ही उसे पोसना है और उसकी जिम्मेवारी उठानी है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अकेले माँ को दोष देने से भी नहीं चलेगा। हम कई बार दोष दे देते हैं, लेकिन फिर जब उसकी स्थिति देखते हैं कि उसे पानी भी लाना है, उसे घर का और काम भी करना है, कई बार वो बाहर मजदूरी करने या कुछ काम करने भी जा रही है, तो ये संभव नहीं है कि इतना सब काम वो अकेले कर पाए। तो इसमें परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से मैम ने बताया कि एक बच्चे के लिए, खासकर 6 महीने के बाद के बच्चे के लिए पोषण आहार क्या होता है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे ही लोग देना शुरू कर देते हैं, दाल का पानी देते हैं या इससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो देते हैं। लेकिन बहुत ही विस्तार से मैम ने बताया कि बच्चे को सिर्फ लिक्विड नहीं दे, बल्कि एक सेमी सॉलिड जो फॉर्म होता है उसमें आप बच्चे को दे, चीज़ों को मसल कर बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके खिलाएं, और ये कभी ना करें कि उसकी थाली से भी खा लिया, उसकी थाली से भी खा लिया। इससे बच्चे के खान पान का अंदाज नहीं लग पाता, इसलिए उसको अलग से दे ताकि बच्चा स्वाद के साथ खा सके। मैम चलते चलते एक बात सिर्फ बोलेंगे इसमें कि जूस और सूप, जिसको हम मॉडर्न लोग भी बहुत अच्छा समझते हैं, नहीं देना है बच्चे को। आप फल दीजिए, सब्जियां दीजिए, गला के दीजिए। जूस और सूप पानी है, उसमें एनर्जी नहीं है। जी आजकल के लोगों के लिए जो बदलती लाइफस्टाइल है, उसमें लोगों को क्या कम शब्दों में जानकारी आप अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगी कि एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या प्रॉपर डाइट होना चाहिए, या हमें अपने दिनचर्या को किस तरह से बनाना चाहिए? एक तो व्यायाम करना चाहिए। योग आजकल बहुत लोग करते हैं, वॉक करिए, हल्का फुल्का व्यायाम सबके लिए ज़रूरी है। बाहर धूप में निकलिए, विटामिन डी उसके बिना अंदर बैठ के एसी में नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको धूप में जाना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि भोजन में जो जंक फूड बहुत प्रेवलेंट है एडोलेसेंस में, तो बहुत सारी जो हमारी बीमारियां हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ जाना या शुगर की बीमारी जो हो रही है, ये सब की सब इन्हीं की वजह से है। तो एक संतुलित घर का बना खाना, कम तेल मिर्ची मसाले वाला खाइए और इसी से स्वस्थ रहिए, यही एक मैसेज होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। बहुत ही अच्छी जानकारी है आज के खास दिवस पे आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का कार्यक्रम आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा, और जाहिर तौर पे एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए इस देश के हर व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप अपने खान पान का, पोषण का उचित तौर पर ध्यान दें। हमारे कार्यक्रम से जुड़े कोई भी सुझाव आपके पास है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और उसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। और दोस्तों इसी के साथ खुला आकाश की पूरी टीम को दे इजाज़त। नमस्कार।